Okay, so we have figured out two main risks in investing. अगर इन दोनों रिस्क्स को मैनेज कर लिया ना तो फिर इन्वेस्टिंग सॉर्टेड है. रेडी फॉर दिस रिवील? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. मान लेते हैं 5 साल बाद आपको कोई चीज चाहिए जिसकी आज की प्राइस 10 लाख है. आप इन 5 सालों में इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख हो जाती है. जब आप उस चीज को खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अब उसका प्राइस 10 लाख नहीं 15 लाख हो गया है. यही है आपकी इन्वेस्टिंग का पहला रिस्क, इन्फ्लेशन. आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न अगर इन्फ्लेशन के साथ साथ नहीं चल पाया, then there is no point in investing. Generally, equity gives you inflation-beating returns in the long term. Now, let's say you have sorted this inflation thing out. You have invested in equity mutual funds, for example. अब जब आपको फंड्स विड्रॉ करने थे, उससे जस्ट पहले ही मार्केट गिर जाता है और आपको लॉस में फंड्स विड्रॉ करने पड़ते हैं. दिस रिस्क इज वॉलेटिलिटी. सो ये दो रिस्क, इन्फ्लेशन एंड वॉलेटिलिटी, को मैनेज किया जा सकता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग. तो पहले हम एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में सब समझ लेते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस हाउ टू मैनेज दीज टू रिस्क्स. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट आप कौन से इन्वेस्टर हैं, एक्टिव या पैसिव. If you actively track markets, do your fundamental research to pick your stocks or mutual funds and keep tracking their price or technical charts for intraday trading, you are an active investor. Passive investor थोड़े relaxed होते हैं. वो मार्केट को actively track नहीं करते. एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो फिर मार्केट फ्लक्चुएशंस की भी नहीं सुनते. Because these kind of investors have a long-term investment mindset. पैसिव इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, बस मार्केट जितना ग्रो हो रहा है उतना रिटर्न भी काफ़ी है. बट इन एक्टिव इन्वेस्टर्स माइंडसेट इज टू अर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स, दैट इज मेक मोर देन द मार्केट. एक्टिव इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर इमर्जिंग ट्रेंड्स और ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए एक्टिव इन्वेस्टिंग इज मोर वॉलेटाइल देन पैसिव इन्वेस्टिंग. Let's take an example of active and passive mutual funds. Active funds में fund managers continuously stock buy and sell करते हैं according to market conditions ताकि वो आपको market average से ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे सके. यहाँ आपके रिटर्न्स पूरी तरह आपके फंड मैनेजर के स्किल्स पर डिपेंड करते हैं. वहीं पैसिव फंड मैनेजर्स मार्केट एवरेज उतना रिटर्न कमा कर ही खुश रहते हैं. बट रिटर्न किसने ज़्यादा कमाया है, एक्टिव और पैसिव फंड्स? चलो देखते हैं कि ज़ीरोधा के सीईओ निखिल कामत का इस पर क्या ओपिनियन है. He said, active funds benchmark को आउट परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. According to him, you can complement your portfolio with active funds, but the core should be passive funds. अब SPIVA के इस डेटा को देखते हैं. You can see that the equity large cap category, whose comparison index is S&P BSE 100, has underperformed. In 1 year, 51% of funds have underperformed. In 3 years, 87.5%. In 5 years, 85.71%, and in 10 years, 62%. Similarly, other fund categories such as ELSS and equity mid-cap or small-cap have underperformed compared to their benchmarks. Mid-cap and small-cap considered growing stocks, इसमें भी 10 साल में 75% funds ने underperform किया है. इवन डेट फंड कैटेगरी जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड या इंडियन कॉम्पोजिट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ भी 10 साल में लगभग 90% फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है. आई एम श्योर यहाँ पर आप कन्विंस हो रहे होंगे कि पैसिव फंड्स आर द बेस्ट, बट वेट बिफोर यू मेक अ डिसीजन. पहले पैसिव फंड्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं. सो इफ यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर, यू नीड टू नो अबाउट इंडेक्स फंड्स एंड ETFs. Index funds are more like copycat mutual funds. They just try to replicate the returns of the benchmark index. ना इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ना इससे कम. तो अगर आपने निफ्टी के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स अगर निफ्टी 20% से बढ़ता है तो आपके रिटर्न भी अप्रॉक्स 20% से बढ़ेंगे. वाई आई सेड अप्रॉक्स? बिकॉज इसमें से म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के एक्सपेंसेस भी तो सब्ट्रैक्ट करने हैं. सो योर फाइनल रिटर्न्स विल बी आफ्टर डिडक्टिंग दीज एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स में कम ही होता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर स्टॉक सर्च करने पर या एलोकेशन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते. दे जस्ट कॉपी द इंडेक्स. You will see that index funds के प्राइस मार्केट आवर्स में फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं because they are updated every day based on the closing price of index funds. पर ETFs में ऐसा नहीं होता. ETFs, which are exchange traded funds, are like mutual funds as they too hold the stocks of Nifty, but they are not mutual funds. ETFs throughout the day stock market में trade होते हैं just like a stock. तो अगर आपने निफ्टी ETF में इन्वेस्ट किया है, यू कैन सी ऑल द मूवमेंट्स ऑफ निफ्टी ड्यूरिंग द डे ऑन योर ETF प्राइस.
अब क्योंकि ETF म्यूचुअल फंड्स नहीं है तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। अब बात करते हैं रिस्क की। पैसिव इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होता है। अगर आप सिर्फ इंडाइसेस में पैसे लगाएंगे देन आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी असर देखने मिलेगा। कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने पर भी कुछ स्टॉक्स उतने तेजी से नहीं गिरते। You will miss the opportunity of investing in those stocks. ED की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 235 पैसिव स्कीम्स ने पिछले एक साल में डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। 30 स्कीम्स ने सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है और 3 स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो रिस्क तो यहाँ भी है, पर कितना रिटर्न आपके लिए सही रिटर्न है ये डिसाइड होगा दो चीज़ों से, इन्फ्लेशन और आपके रिस्क एपेटाइट से। ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 8% रहता है, वहीं एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% और मेडिकल इन्फ्लेशन अराउंड 14% है। तो अगर आप 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12% पर एनम रिटर्न तो चाहिए। अब आते हैं रिस्क एपेटाइट पर। अब हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं देन यू कैन गो फॉर मोर एक्टिव इन्वेस्टिंग, वेदर इट्स इन्वेस्टिंग इन एक्टिव फंड्स और पिकिंग स्टॉक्स आफ्टर रिसर्च। क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ आपकी कोशिश रहेगी कि आपको बाकी लोगों से 1-2% ज़्यादा रिटर्न मिले। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है देन पैसिव इन्वेस्टिंग इज सेफर फॉर यू। यहाँ आप एक बार एक अच्छा पैसिव फंड सिलेक्ट करके बाकी के 10-15 साल रिलैक्स कर सकते हैं एंड लेट द कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक, बट डोंट एक्सपेक्ट वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स। ऑल्सो कुछ सेक्टर्स ट्रेंडिंग होते हैं तो 5 साल में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। You might miss such investment opportunities too. अब let's get back to the 2 risks that your returns might face, inflation and volatility. इन दोनों को मैनेज करने के लिए you can make a core satellite portfolio. इस स्ट्रैटेजी में आप अपना 60 to 80% of the investment amount ऐसे एसेट क्लास में allocate कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है और जिसे आप हर दिन एक्टिवली ट्रैक करके रीबैलेंस नहीं करेंगे। So this can include index funds and ETFs. This will be called the core of your portfolio. इसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। The remaining 40 to 20% will be invested in active funds. यहाँ पर आप हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, like investing in trending sectors or cyclic industries at the start of an upcycle. This will be the satellite of your portfolio. This satellite part can be more volatile as compared to the core part. तो इस तरह आपने अपने सिर्फ 40 से 20% पोर्टफोलियो पर ही हाई रिस्क लिया है। This part of your portfolio can also include intraday trading. This strategy can bring the best of both the worlds and manage both volatility and inflation. What approach do you follow in your investing and which side are you? Team active investing or passive investing? Do let us know in the comments. And don't forget to subscribe to Stock Grow for more such information.